वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के बारे में। इट मीन्स कि बेबीज को आफ्टर बर्थ जो भी केयर प्रोवाइड किया जाता है, इमीडिएट केयर है या जब वो नर्सरी में है तब, या डेली रूटीन में जो उसे केयर प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके के हार्मफुल प्रैक्टिसेस से हम बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से केयर प्रॉपर केयर प्रोवाइड करके हम बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड और भी छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। हेल्दी न्यूबॉर्न। हेल्दी न्यूबॉर्न बर्न ए टर्म बिटवीन 38 to 42 वीक्स। इट मीन्स जो गेस्टेशनल एज होना चाहिए उसके बर्थ के समय वो 38 से 42 वीक्स के बीच होना चाहिए। 38 वीक्स से पहले अगर होगा तो वो प्री मेच्योर बेबी कहलाएगा, और अगर 42 वीक्स के बाद होगा तो वो पोस्ट मेच्योर। तो अगर वो बीच में हो, इट मीन्स 38 to 42 वीक्स के स्टेशनल एज के बीच में बेबी का बर्थ हो, तो वो एक हेल्दी न्यूबॉर्न होता है। क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इट मीन्स कि बर्थ के तुरंत बाद क्राइज देखने को मिलना चाहिए। क्राई इस बात का इंडिकेशन है कि बेबी का रेस्पिरेशन रेट प्रॉपर है। स्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रिदमिक रेस्पिरेशन। उसका एक इंडिपेंडेंट रिदमिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन रेट प्रॉपर होना चाहिए, और उसके लिए किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल इंटरवेंशन की नीड नहीं होनी चाहिए। क्विक अडॉप्ट विद द एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि आफ्टर डिलीवरी जितने जल्दी से जल्दी हो सके बेबी इजिली एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सके। देन हैविंग एन एवरेज बर्थ वेट एंड नो कंजेनाइटल एनॉमलीज। इट मीन्स कि एक एवरेज बर्थ वेट होना चाहिए बेबी का, और किसी भी तरीके का कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलना चाहिए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूनेट। फर्स्ट, weight. The average weight of a normal full-term newborn infant is about 2.9 kg with a variation of 2.5 to 3.9 kg or more. Then second आता है length. At birth, the average crown heel length of the term infant is about 50 cm with a range of 48 to 53 cm. It means वेरिएशन हो सकता है 48 से 53 सेंटीमीटर के बीच, और एवरेज में अगर हम देखें तो जो नॉर्मल न्यूनेटल का जो लेंथ होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस इज यूजुअली वेरीज फ्रॉम 33 to 37 सेंटीमीटर विद द एवरेज ऑफ 35 सेंटीमीटर। इट मींस हेड सर्कमफ्रेंस 33 से 37 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए विद द एवरेज ऑफ 35 सेंटीमीटर। एंड देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस हमेशा ही हेड सर्कमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर बिलो होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम एवरेज की बात करें तो 32 सेंटीमीटर, और अगर हम वेरिएशन की बात करें तो 30 सेंटीमीटर से 34 सेंटीमीटर के बीच में चेस्ट सर्कमफ्रेंस देखने को मिलता है। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम फर्स्टली देखेंगे रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट के बीच में होता है, और अगर एवरेज ब्रेथ देखा जाए तो 40 ब्रीथ्स पर मिनट देखने को मिलता है। हार्ट रेट 120 से 160 के बीच में रहता है एक नॉर्मल हेल्दी न्यूनेट्स का, और एवरेज देखा जाए तो 140 बीट्स पर मिनट देखने को मिलता है। और आप इस चीज़ को देखकर इजीली असेस कर सकते हैं कि बेबी का जो रेस्पिरेशन रेट रहता है और हार्ट रेट रहता है वो एक नॉर्मल एडल्ट के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रहता है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो ब्लड प्रेशर रेंज रहता है उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रेंज जो है वो एक एडल्ट के कंपैरिजन बहुत ही कम देखने को मिलता है। 60 to 80 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर रेंज देखने को मिलता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो बेबी का रहता है वो 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और जैसे जैसे बेबी एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने लगता है वैसे वैसे जो बेबी का टेम्परेचर रहता है वो भी डिक्रीज होने लगता है, और धीरे धीरे वो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में स्टेब्लिश्ड हो जाता है। देखते हैं इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। फर्स्ट पॉइंट इज सून आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। इट मीन्स कि जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले जो बेबी है उसको एक क्लीन ड्राई लिनन पे कैच करेंगे। एक ट्रे रहेगा जिसपे क्लीन ड्राई लिनन कवर्ड रहेगा, और उस पर हम बेबी को कैच करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी का जो हेड है वो स्लाइटली 15 डिग्रीज डाउनवर्ड होना चाहिए।
इससे हमको ये बेनिफिट मिलता है कि जितना भी ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं वो सब ग्रेविटी के थ्रू ड्रेन होके पास आउट हो जाते हैं। सेकेंड, एयर पैसेज शुड बी क्लीन। इट मीन्स कि माउथ में जितना भी म्यूकस है या लिकर है, लिकर इट मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड है, वो सबको हमें क्या करना है, जेंटली सक्शनिंग के थ्रू सक कर लेना है, जिससे एयर पैसेज क्लीन हो सके और बेबी इजिली रेस्पिरेशन कर सके। थर्ड पॉइंट है अबगार रेटिंग। अबगार स्कोरिंग हमको असेस करना है फर्स्टली फर्स्ट मिनट पे, और उसके जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स के बाद हमें इसे रिकॉर्ड करना है। आप सबको पता होगा अबगार रेटिंग क्या होता है। इसमें हम रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, मसल्स टोन, रिफ्लेक्सेस रिस्पॉन्स और स्किन कलर के बेस पे बेबीज को कुछ पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, और उसके बेस पे हम बेबीज की जनरल कंडीशन को असेस करते हैं। इसका टोटल स्कोर होता है 10, जिसमें अगर 7 to 10 के मिड में हमें स्कोरिंग मिलता है तो इट मीन्स की बेबी कंडीशन इज गुड। अगर 4 to 6 के तो इसका मतलब बेबी कंडीशन इज माइल्ड, एंड अगर 0 to 3 के बीच में हमें स्कोरिंग प्रोवाइड होता है तो इसका मतलब बेबी का कंडीशन सीवियर है। देन क्लैंपिंग एंड लिगेचर ऑफ द कॉर्ड। क्लैंपिंग एंड लिगेचर ऑफ द कॉर्ड में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक हमें अम्बिलिकल कॉर्ड में पल्सेशन देखने को मिल रहा है तब तक हमें इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप ना करें। हमें टो कॉकर्स की नीड होती है। कॉकर्स इज द इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप करेंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट क्लैंप रहता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, और इन दोनों कॉकर्स के बीच में हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके मदर और बेबी को डिटैच कर सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, डिले इन क्लैंपिंग। इट मीन्स कि डिलीवरी के बाद हमें अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स का वेट करना चाहिए कॉर्ड को क्लैंप करने में, या फिर जब तक कॉर्ड पल्सेशन एंड ना हो जाए तब तक हमें वेट करना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 ml ऑफ ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू बेबी को प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन ये उसी कंडीशन पर होगा जब हम बेबी को हमेशा यूट्रस के लेवल से बिलो रखेंगे। देन नेक्स्ट होता है क्विक चेक। हमें जल्दी से जल्दी चेक करना चाहिए कि किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी, कंजेनाइटल डिफॉर्मेशन तो बेबी में नहीं दिख रहा है, और उसके बाद तुरंत ही हमें प्री वार्म टॉवल की हेल्प से बेबी को रैप कर देना चाहिए। द नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन टेप। हमें आइडेंटिफिकेशन टेप बेबी और मदर दोनों के रिस्ट में टाई कर देना चाहिए, और साथ ही साथ बेबी के जो भी सेक्स है उसको हमको मदर को दिखा देना चाहिए। द नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, हमेशा ये एक्यूरेट होना चाहिए, और हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि स्पेशली कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम उसमें मेंशन करें, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सेक्स, एग्जामिनेशन, any congenital deformation are present or not, और किसी और अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मदर और बेबी में तो हमको देखने को नहीं मिल रही है। केयर इन नर्सरी। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। हमें जैसे ही बेबी नर्सरी में आता है हेड टू टू उसका फुल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ताकि किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, किसी तरीके का कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मेशन तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हमें असेस करना है। सेकेंड होता है टू एस्टिमेट द गेस्टेशनल एज। इट मीन्स हमें गेस्टेशनल एज को एस्टिमेट करना है बेबी का, कि बेबी प्री मैच्योर तो नहीं है, वो मैच्योर है कि नहीं। तो इसके लिए उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि सोल क्रिएसिस में कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रेस्ट नोड्यूल्स कैसा है, स्काल्प का हेयर कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। देन फिर हम आते हैं जनरल केयर। जनरल केयर में हमें सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी का बॉडी थर्मल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इसके लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि डिलीवरी रूम को हम वार्म रखें, और जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो उसके बाद हम तुरंत उसकी बॉडी को ड्राई करें और एक दूसरे ड्राई टॉवल से हम बेबी को कवर करें, और साथ ही साथ हमें मदर को उसे दे देना चाहिए ताकि मदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिसको हम कंगारू मदर केयर भी कहते हैं, बेबी को प्रोवाइड कर सके। और साथ ही साथ हमें बेबी को और मदर को एक साथ छोड़ना चाहिए, ताकि क्या है एक स्पेशल बॉन्डिंग दोनों के बीच बने, और जो मदर है वो इजीली बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमें इस बात को लिए भी
मदर को एजुकेट करना चाहिए कि 6 मंथ तक वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही बेबी को प्रोवाइड करें। देन फिर हम आते हैं बेबी बाथ। तो इमीडिएट आफ्टर बर्थ हमें कभी भी बेबी को बाथ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए तब तक जब तक कि वो एक नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग लेना स्टार्ट ना कर दे और साथ ही साथ वो अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेसिटी डेवलप ना करे। लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में जितने भी एक्सेस वर्निक्स कैसियोसा होंगे, ब्लड होंगे, मिकोनियम होंगे, तो ये सबको हमको क्या करना चाहिए, एक स्ट्राइल मॉइस्ट सॉफ्ट से क्लीन करना चाहिए और क्लीन करते ही तुरंत एक ड्राई सॉफ्ट टॉवल से क्लीन कर देना चाहिए, वाइप कर देना चाहिए। देन फिर आता है वेट। तो बेबी का रेगुलर डेली हमें वेट लेना चाहिए और वो भी किस समय, जब हम क्या करें, बेबी को क्लीन कर रहे हो या फिर उसको बाथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जब बेबी नेकेड हो हमें तभी बेबी का वेट असेस करना चाहिए। देन फिर हम आते हैं केयर ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड। तो केयर ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड को हमें डेली असेस करना चाहिए ये चीज़ को देखने के लिए कि जो भी हमने लिगेचर प्रोवाइड किया था, नॉट हमने जो दिया था वो कहीं स्लिप तो नहीं हो गया है। और दूसरा हमें मदर को ये भी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि आप किसी भी तरीके का कोई भी आउटर सब्सटेंस इस पे अप्लाई ना करें और ना ही किसी तरीके का डस्टिंग पाउडर इसमें अप्लाई करें। ये अपने आप ड्राई होके ड्रॉप आउट हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर ज़्यादा ही आपको वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिल रही है या फिर किसी तरीके की कोई स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो आप एंटीबायोटिक पाउडर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लॉथिंग। तो बेबी को हमेशा क्लॉथिंग जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग ही पहनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप समर में उसको बहुत सारे ऊन के कपड़े पहना रहे हैं या फिर विंटर में हमने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसे ऐसे क्लॉथ वेयर करवाने चाहिए जिससे उसमें जो इसके एक्सट्रीमिटीज वो मूवमेंट के लिए फ्री रहे। और साथ ही साथ हमेशा नेपकिन अप्लाई करना चाहिए बेबी को, ताकि और जब जब वो उसे गीला कर देता है या गंदा कर देता है तो उसे तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए। देन हम आते हैं केयर ऑफ आई। तो केयर ऑफ आई के लिए सबसे इजी होता है कि हम एक स्ट्राइल आइसोटोनिक स्लाइन में डिप किया हुआ कॉटन सॉब लें और उससे इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ इजिली क्लीन करें। और अगर उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या रेडनेस अगर हमको देखने को मिल रहा है तो हम सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई कर सकते हैं। देन हम आते हैं मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में हमें विटामिन के अप्लाई करना चाहिए, विटामिन के देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए बेबी को, ताकि क्योंकि वो किसी भी तरीके के हेमरेजिक डिसीज के जो चांसेस होते हैं उसको मिनिमाइज कर देता है। और साथ ही साथ हमें उससे एंटीबायोटिक थेरेपी भी देनी चाहिए, खासकर उस कंडीशंस में जब प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर किसी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के थ्रू बेबी डिलीवर हुआ हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें उसे एंटीबायोटिक थेरेपी देने की कोई नीड नहीं है। देन क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 4 to 8 आवर्स में उसे रखना चाहिए आफ्टर डिलीवरी, ये देखने के लिए कि किसी तरीके का कोई एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन तो देखने को नहीं मिल रहा है, कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हमें अम्बिलिकल कॉर्ड से देखने को तो नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि जो बेबी का टेम्परेचर है वो सडन फॉल डाउन हो गया है, 36 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के किसी भी डेंजर साइन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेबी को अगर हम उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखें। देन फिर आता है इम्यूनाइजेशन। तो हमें बेबी को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना चाहिए जस्ट आफ्टर बर्थ। तो हमें उसे बीसीजी देना चाहिए, पोलियो 0 डोज देना चाहिए और हेपेटाइटिस बी का 0 डोज हमें बेबी को प्रोवाइड करना चाहिए। फर्स्टली हम देखते हैं रेस्पिरेशन। बेबी का रेस्पिरेशन रेगुलर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, किसी भी तरीके का रेस्पिरेशन लेते समय साउंड या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हमें फील नहीं होना चाहिए। और रेट नॉर्मली 40 ब्रीथ्स पर मिनट देखने को मिलना चाहिए और एक प्रॉपर रिदम में होना चाहिए। देन हम देखते हैं वेट। तो बेबी का वेट हर 3rd डे में हमें देखना चाहिए। और बेबी का वेट देखने के लिए ऐसा नहीं कि हमें उसका वेट देखना है तो हमने उसे नेकेड कर दिया, वेट लेने हैं। जब हम उसे बाथ के लिए या फिर क्लीनिंग के लिए जब हम उसे नेकेड करते हैं हम उसी समय उसका वेट ले ले तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन हम देखते हैं रोमिंग इन। तो रोमिंग इन जो रहता है इसमें क्या करना है कि बेबी को मदर के बेड साइड किसी कोट में, या अच्छा होगा कि मदर के बेड में ही हमें उसे साइड में रखना चाहिए बेबी को, ताकि मदर और बेबी का जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है वो अच्छा हो। ये दोनों के रिलेशनशिप को एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ मदर जो है वो बेबी के साथ अटैच्ड फील करती है और उसके डेली एक्टिविटी, डेली केयर में अपना केयर दे सकती है।
देन उसके बाद हम देखते हैं बाथ। बाथ में हम ये देखेंगे कि बेबी को हम अगर बेबी को मदर के साथ हमने होम में भेज दिया, घर भेज दिया, तो हम ये प्रिस्क्राइब करेंगे वुमेन को कि आप उसको डेली बाथ कराएं। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो भी हमें डेली क्लीनिंग ऑफ स्किन तो प्रोवाइड करना ही है, खासकर बटक्स रीजन में, क्योंकि वहां पे म्यूकोनियम पास होता है, यूरिन पास होता है, तो उस एरिया को हमें स्पेशली अटेंशन देना है फॉर द क्लीनिंग। देन फिर हम देखते हैं माउथ। तो डेली ऑब्जर्वेशन हमें करना है माउथ का कि किसी तरीके का हमें एविडेंस ऑफ थ्रस तो नहीं दिख रहा है। थ्रस इज अ फंगल इन्फेक्शन जिसमें क्या होता है, माउथ में व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का हमें डेली ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट है नंबर एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूल। हमें डेली ऑब्जर्व करना है, एक रफ एस्टिमेशन होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ यूरिन बेबी डेली पास आउट कर रहा है, और साथ ही साथ कलर ऑफ यूरिन क्या है, और स्टूल कितने बार वो पास आउट कर रहा है, और कलर ऑफ स्टूल क्या है। देन एनी एबनॉर्मल फीचर्स एंड बिहेवियर। हमें इस चीज को भी देखना है कि हमें किसी भी तरीके का एबनॉर्मल फीचर या एबनॉर्मल बिहेवियर तो बेबी में देखने को नहीं मिल रहा है। देन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें ट्वाइस अ डे असेस करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है मेंटेन अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेबी को हमेशा हम वार्म इन्वायरमेंट में रखें, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करें, क्योंकि क्या है, हीट लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं न्यूबॉर्न्स में, जो हाइपोथर्मिया को कॉज करते हैं, तो हमें उससे प्रिवेंट करना चाहिए। देन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरी। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि आफ्टर बर्थ न्यू बर्थ को देखने के लिए बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा अपने हैंड क्लींस करके ही बेबी को देखें, बेबी को टच करें। तो इन और अदर फर्दर और भी इंजरीज, जैसे हमें हमेशा क्रेडल रखना चाहिए, और उसे अपनी गोद में लेते समय या गोद से नीचे रखते समय बहुत ही ध्यान देना चाहिए, बहुत ही केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो उसको हम किसी भी तरीके की इंजरी से प्रिवेंट कर सकें। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आई केयर। तो बेबी को डेली आई केयर प्रोवाइड करना चाहिए। इसके लिए एक क्लीन वाटर में स्वॉब डिप करके उसे स्क्वीज करके बेबी को इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरह आई को क्लीन करना चाहिए। और अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हमें दिखाई देता है तो हम सिल्वर नाइट्रेट एंटीबायोटिक्स हम बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग फॉर डिसीज। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बेबी में किसी भी तरीके का कंजेनाइटल डिसऑर्डर तो देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर हमें इस तरीके का कोई भी डाउट है तो हम ब्लड सैंपलिंग या फिर फर्दर सैंपलिंग वगैरह इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। देन केयर ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड। तो हमें डेली ही अम्बलाइकल कॉर्ड को इंस्पेक्ट करना चाहिए कि किसी भी तरीके का वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस, ब्लीडिंग तो देखने को नहीं मिल रहा। देन हम आते हैं सर्कमसीजन। सर्कमसीजन इज अ सर्जिकल रिमूवर फॉर द ग्लास पेनिस। तो ये तब किया जाता है जबकि नॉर्मल हमें बेबी में यूरिन पास आउट करने को नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर यूरिन पास आउट करते समय बेबी को पेन हो रहा है, या फिर किसी तरीके का इरिटेशन फील हो रहा है। तो ये हर जगह नहीं किया जा सकता करता किया जाता है। कई बार सब कंडीशन नॉर्मल होते हुए भी बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होती हैं जहाँ पर सर्कमसिजन किया जाता है, तो ये कंपलसरी नहीं है। देन फीडिंग शेड्यूल। तो फीडिंग शेड्यूल जो है वो इन्फेंट को जब, पहले तो ऐसा था कि हर 3 to 4 आवर्स में हमें उससे फीडिंग कराना चाहिए, पर अब डिमांड फीडिंग है। बेबी जब भी हंगर फील करता है, वो क्राई करता है, तब हमें उसे फीडिंग प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन अगर बेबी स्लिप है कर रहा है, सो रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हर 2 आवर्स में हम बेबी अगर सो भी रहा है तो उसे उठा के ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करें। तो इस तरीके की केयर हमें उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। आइए देखते हैं हार्मफुल ट्रेडिशन प्रैक्टिस फॉर द केयर ऑफ न्यूनेट्स। The first, not adoption measure for clean delivery at home and conducting delivery in a dirty place and cutting cord with dirty things or blood. It means कि हमें कभी भी होम डिलीवरी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना चाहिए, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी डिलीवरी हो रही है वो जगह बहुत ही क्लीन होनी चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो क्लीन होने चाहिए एंड स्टराइल होने चाहिए, ताकि मदर और बेबी दोनों को इन्फेक्शन का खतरा ना हो।
द सेकेंड, हार्मफुल रिसक्सिटेशन प्रैक्टिस। इट मीन्स कि आफ्टर बर्थ अगर बेबी को रेस्पिरेशन में किसी प्रकार की डिफिकल्टीज देखने को मिल रही है तो हमें किसी भी प्रकार का हार्मफुल रिसक्सिटेशन प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। एज एग्जाम्पल, हमें ऐसा नहीं कि बच्चे को हमने उल्टा लटका दिया या उसे जोर जोर से मार रहे हैं या उसे चिमटियां काट रहे हैं ताकि बेबी क्राई करे, तो ये सब सही नहीं है। थर्ड, यूज ऑफ अनक्लियर सब्सटेंस लाइक काउ डक, मड और अम्बिलिकल कॉर्ड। इट मीन्स कि हमें किसी भी तरीके के अनक्लियर सब्सटेंस जैसे कि गाय का गोबर हो गया, कीचड़ हो गया, ये सबको अम्बिलिकल कॉर्ड में अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमको मदर को और उसके रिलेटिव्स को हमेशा ये एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी आउटर सब्सटेंस आप अम्बिलिकल कॉर्ड में अप्लाई ना करें। थर्ड, इमीडिएट बाथिंग ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ। बेबी के बर्थ के बाद उसे तुरंत कभी भी बाथिंग के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बेबी होता है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट को अडॉप्ट तुरंत नहीं कर पाता, इट्स टेक्स टाइम। तो इसीलिए जरूरी है कि जो बेबी है उसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 डेज के बाद बाथिंग कराएं ताकि जो बेबी है वो इजिली एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सके और साथ ही साथ अपने अंदर ये कैपेसिटी इंप्रूव कर सके कि वो अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। नहीं तो ये हाइपोथर्मिया को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ काजल इन न्यू बर्न्स आईज। हमें कभी भी न्यू बर्न्स के आईज में काजल या किसी और तरीके का कोई भी सुरमा वगैरह ये सब अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये आई इन्फेक्शन को प्रमोट करेगा। इंस्टिलेशन ऑफ ऑयल ड्रॉप्स इनटू ईयर एंड नोस्ट्रिल ड्यूरिंग बाथिंग द बेबी। हमें बेबी को बाथ कराते समय कभी भी उसके कान में या नाक में ऑयल ड्रॉप्स ये सब नहीं डालना चाहिए। गिविंग ओपियम एंड ब्रांडी टू द न्यूनेट्स। बहुत सारे ऐसे रिलीजियंस होते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि आफ्टर द बर्थ, इमीडिएट आफ्टर बर्थ बेबी को शहद चटा रहे हैं, जन्म घुट्टी या ब्रांडी, तो ये सब हमें कुछ भी बेबी को नहीं देना चाहिए। बेबी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियस मदर मिल्क होता है और हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जस्ट आफ्टर द डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल हम जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसमें कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं जैसे गेस्टेशनल एज, अबकार स्कोर, तो इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच।